आज सेल बायो का अपना तीसरा लेक्चर है। इससे पहले अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें अपन ने क्या क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी। उसके बाद में अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड का कंपोजिशन देखा। लिपिड के कंपोजिशन में फिर अपन ने देखा था कि लिपिड के कंपोजिशन में अपन अगर टेम्परेचर में चेंजमेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के ऊपर। कल अपन ने क्या देखा था, अगर अपन फैटी एसिड के कार्बन का नंबर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है। जब जब अपन कार्बन का नंबर इंक्रीज करेंगे तब तब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज होगी। क्योंकि जब जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी तो कोई मॉलिक्यूल जिसका डिफ्यूजन हो रहा था उसकी डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक आ गया था समझ में। फिर अपन ने देखा था कार्बन के नंबर के बाद में क्या देखा था, अपन ने देखा था अनसैचुरेशन का इफेक्ट। जैसे जैसे अपन डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उससे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। तो जब जब अपन फैटी एसिड में कार्बन का नंबर इंक्रीज करेंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, कार्बन का नंबर नहीं सॉरी क्या करेंगे अपन, अनसैचुरेशन की ओर जाएंगे ना, यानी डबल बॉन्ड अपन इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे किसी भी मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। फिर अपन तीसरी बात कर रहे थे कि जब अपन फैटी एसिड में डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसकी वजह से और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो तीसरा था अपना किंक फॉर्मेशन। देखो ये कोई फैटी एसिड है, इसमें ये कार्बन की चेन है, ये मैंने क्या बना दिया, लिपिड बना दिया ना। इस लिपिड में ये फैटी एसिड की 2 चेन हैं। अभी ये कोई दूसरा लिपिड है, इसमें फैटी एसिड की चेन है और ये दूसरी फैटी एसिड की चेन है। तो अभी ये दोनों लिपिड के फैटी एसिड की चेन एक दूसरे के पास में पैरेलली अरेंज हो सकती हैं। इसकी वजह से मेम्ब्रेन कैसी रहती है, रिजिड रहती है। इसका मतलब फ्लूइडिटी क्या होती है, इस वजह से कम होती है ना, इस वजह से। लेकिन जब फैटी एसिड में डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट कर दिया। डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट होने से क्या होता है, ये पर्टिकुलर किसी एक एंगल पे टिल्ट हो जाएगी, है ना। सपोज करो ये टिल्ट हो गई किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और ये सपोज करो इधर टिल्ट हो गई, है ना। यहाँ से मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, है ना। अब देखो ये पैरेलली अरेंज नहीं हो पाएंगी। जब अपन डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक किंक फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपने को कॉम्पैक्टली पैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी एक तरह से डबल बॉन्ड का इफेक्ट है। जब जब डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड का इनकॉर्पोरेशन होता है वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे किंक बन जाता है ना, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक आया समझ में, ओके। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, है ना। ये हो गया आपका, ये दूसरे नंबर का ही पॉइंट है ना, इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन में देखेंगे इसको, किंक फॉर्मेशन को। इसके बाद में होता है सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या देखेंगे, सपोज करो ये कोई लिपिड है, फैटी एसिड है, ये कोई फैटी एसिड है ना। अभी इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ इसको, है ना, सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे सपोज करो ये 2 हाइड्रोजन है, अगर ये एक ही डायरेक्शन में है दोनों तब तो इसको अपन सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो
जैसे सपोज करो एक एच इधर है और दूसरा इधर पहुंच गया, तो इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे अपन? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है ये अपने आप को हाईली पैक मतलब कॉम्पैक्टली पैक नहीं कर पाता, जबकि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? अपने आप को कॉम्पैक्टली पैक कर लेता है ना। तो जब भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा तब क्या होगा? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इस टाइम पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, है ना। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ये अपने आप को कॉम्पैक्टली पैक कर लेगा, जबकि सिस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको कॉम्पैक्टली पैक नहीं कर पाता। तो इसमें मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। तो डिफ्यूजन रेट कब ज़्यादा होगी? सिस कॉन्फ़िगरेशन में या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में? सिस कॉन्फ़िगरेशन में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया? नंबर ऑफ कार्बन, जब जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कुल मिला के डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर अपन ने देखा था अनसैचुरेशन, जब जब अपन डबल बॉन्ड का नंबर इनकॉर्पोरेट करेंगे या डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ाएंगे तब क्या होगा? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी घटेगी। और जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी। जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी। अच्छा, फिर किंग फॉर्मेशन जो है अनसैचुरेशन से रिलेटेड पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या देखा था अपन ने? सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को अच्छे से पैक नहीं कर पाता, इसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे डिफ्यूजन रेट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में डिफ्यूजन रेट कैसी होगी? कम होगी। अब एक अपन चौथा इफेक्ट है, वो है कोलेस्ट्रॉल का। अब अपन कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट देखेंगे ना। कोलेस्ट्रॉल का क्या इफेक्ट होगा? अब चौथा पॉइंट है अपना इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल खुद कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद किससे बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर से। और ये दोनों चेन कैसी हैं? खुद हाइड्रोफोबिक, है ना। अच्छा, अब जो कोलेस्ट्रॉल का इम्पैक्ट है ये क्या करता है? ये एक तरह से रेगुलेटर का काम करता है ना। रेगुलेटर समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है रेगुलेटर? ये क्या करेगा? जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो ये क्या करेगा? ये मेम्ब्रेन, जब टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, है ना। तो ये क्या कर, इस कंडीशन में क्या होगा? मेम्ब्रेन, आपको पता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को घटाने की कोशिश करेगा, है ना। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तब तो ये क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कम करेगा, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा? उसको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कम करने की कोशिश करेगा, है ना। कैसे भी मेंटेन करना है इसको। अच्छा, अगर टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हो, टेम्परेचर अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हो तो मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाएगी, मतलब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से रोकेगा। मतलब इसके दोनों ही रोल हैं। अगर टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तब तो ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा। और जब आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से रोकेगा। कुल मिला के उस टाइम पे क्या करेगा? ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अपन फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे बात करें, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर कितना है अपना? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, या इसके आप लगभग जो भी आ जाए 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक कुछ भी आ जाए, तो उस टाइम पे अपन इसका रोल क्या मानेंगे? तो उस टाइम पे क्या करता है? ये मेम्ब्रेन को रिजिड बनाता है।
मतलब 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और उस टाइम पे अगर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बढ़ता है, उस टाइम पे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन को क्या बनाएगा, रिजिड बनाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल खुद कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, हाइड्रोफोबिक। तो इसके बीच में ये ऐसे फंस जाएगा और कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, तो उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को घटाने की कोशिश करेगा। और जब टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन फ्रीज होने की कोशिश कर रही है, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से बचाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, एक रेगुलेटर का काम कर रहा है। और अगर अपन बात करें फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर के ऊपर, तो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को रिजिड बनाएगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ये घटाएगा, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, रोल समझ में आया कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, अपन ने अब तक 4 पॉइंट देख लिया ना, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करके जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो उससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो रही है, और जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी तो डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट कौन सा देखा था अपन ने, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी, है ना। और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जब बढ़ेगी तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी। उसकी वजह से डबल बॉन्ड का क्या इफेक्ट देखा था, किंक फॉर्मेशन। किंक फॉर्मेशन होता है तो मेम्ब्रेन अपने आप को अच्छे से पैक नहीं कर पाती, उसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है। तीसरा इफेक्ट अपन ने कौन सा देखा था, सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी और ट्रांस में कम होगी। चौथा पॉइंट कौन सा देखा था, कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करने की कोशिश करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ओवरऑल अपन फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की बात करें तो जब फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे अपन इसका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या करेगा, कम करेगा। समझ में आया यहाँ तक। अब अपन देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो अपन देखते हैं अभी। क्वेश्चन कैसे डालेगा इसके ऊपर, क्या देगा आपको वो। सपोज करो एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर है अभी कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे एक बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो ग्रो कर रही है, और यहाँ पे ये बहुत सारे बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इस बैक्टीरिया जो है इस 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। अभी ये 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। मतलब अब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है अभी। अब एक रिसर्चर ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को उठा के एक कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसका टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। रिसर्चर ने क्या किया, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपसे 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि 25 से जब 37 पे ट्रांसफ़र किया है तो बैक्टीरिया निम्न में से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेगा, या निम्न में से कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन पुट करेगा, है ना। पहला ऑप्शन क्या डालेगा आपके सामने, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन फैटी एसिड, ऐसे कुछ ऑप्शन डाल देगा आपके सामने। अब ये ऑप्शन अपन बाद में क्रिएट करेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं ना कि बैक्टीरिया एक्चुअल में करेगा क्या, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से अपन 37 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं, कम टेम्परेचर से ज़्यादा पे जा रहे हैं।
जब ज़्यादा टेम्परेचर की ओर जाएंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होगी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन बैक्टीरिया को आदत लग चुकी है 25 डिग्री सेल्सियस पर रहने की। तो अब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, एनवायरनमेंट तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको जो 25 डिग्री सेल्सियस पे थी वैसे के वैसे इसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो अब बैक्टीरिया क्या करेगा, ये तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है ना, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ा रहा है ना एनवायरनमेंट। लेकिन बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करना है, जो 25 डिग्री सेल्सियस में जो उसकी फ्लूइडिटी थी मेम्ब्रेन की, उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए बैक्टीरिया क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बैक्टीरिया को क्या करनी है बताओ, डिक्रीज करनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो फ्लूइडिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में फ्लूइडिटी को घटाएगा। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अगर आपको घटानी है तो आप कार्बन का नंबर का क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या करोगे, घटाओगे या बढ़ाओगे। अगर आपको मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी घटानी है तो नंबर बढ़ेगा या घटेगा, हाँ, जब जब कार्बन का नंबर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी आती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर कार्बन का नंबर डिक्रीज करेंगे। नहीं समझ में आया, इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, जब कार्बन का नंबर अपन इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होती है, घटती है। और यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अपने को क्या करनी है, अच्छा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अपने को घटानी तो है, तो नंबर ऑफ कार्बन अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना। जब जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और क्या होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, है ना। तो स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट अपोजिट है ना एक दूसरे के, स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका 1 मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। आ गया समझ में। जब जब कार्बन का नंबर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या है, उसके अपोजिट है ना, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्बन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी। तो बैक्टीरिया पहली स्ट्रेटजी कौन सी अपनाएगा, नंबर ऑफ कार्बन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसकी जगह पे वो आपको और क्या ऑप्शन दे सकता है, आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज करने की बोल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जो आपका पामीटिक एसिड है, बोल देगा कि बैक्टीरिया पामीटिक एसिड को किस में चेंज कर रहा है, स्टीयरिक एसिड में, स्टीयरिक एसिड में। सही बात है, कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ तो इस ऑप्शन को ऐसे दे सकता है कि कार्बन का नंबर इंक्रीज करेगा, यहाँ कैसे दे सकता है, बैक्टीरिया पामीटिक एसिड को किस में चेंज करेगा, स्टीयरिक एसिड में। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कार्बन का नंबर। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की या अनसैचुरेशन की। अच्छा, कुल मिला के बैक्टीरिया को क्या करना है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज करनी है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाएगा या घटाएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या करेगा, घटाएगा। तो बैक्टीरिया सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की ओर जाएगा या अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की ओर जाएगा, अनसैचुरेशन टू सैचुरेशन जाएगा। मतलब आपको कैसे भी दे सकता है ऑप्शन ये, या तो क्या दे सकता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिक्रीज करेगा, या क्या देगा, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की ओर जाएगा। और तीसरा इसी ऑप्शन को कैसे दे सकता है, वो आपको ओलिक एसिड को किस में चेंज करने की बोल देगा, वो स्टीयरिक एसिड में। पहले वाले ऑप्शन को कैसे दे सकता है, यहाँ तो कार्बन नंबर इंक्रीज बोलेगा, यहाँ पामीटिक एसिड को स्टीयरिक एसिड में चेंज करने की बोलेगा, दोनों एक ही बात है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कैसे दे सकता है, यहाँ तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड घटाने की बोलेगा, यहाँ अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की ओर जाएगा, यहाँ कैसे दे सकता है, ओलिक एसिड को किस में चेंज करेगा, स्टीयरिक एसिड में। मतलब यहाँ पे आपको कोई सा भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे देगा और इधर कैसा देगा,
सैचुरेटेड फैटी एसिड दे सकता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे अनसैचुरेटेड में अरेकिडोनिक एसिड होता है और उधर क्या कर देंगे अरेकिडिक एसिड, कुछ भी दे सकता है ना। इधर क्या दे दे अरेकिडोनिक एसिड और इधर क्या दे देगा अरेकिडिक एसिड। जोगिंद्र आया समझ में? अच्छा, अब तीसरा जो पॉइंट है किंक फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम, है ना। किंक फॉर्मेशन, बैक्टीरिया को क्या करना है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी घटानी है। तो जब अपन किंक फॉर्मेशन करते हैं तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है घटती है? किंक फॉर्मेशन से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे किंक फॉर्मेशन घटेगा, क्योंकि आपको पता है ये तो डायरेक्ट अनसैचुरेशन से जुड़ा हुआ है। अपन अनसैचुरेशन कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है किंक फॉर्मेशन भी कम होगा। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या देगा आपको, देखो बैक्टीरिया को क्या करना है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी घटानी है। तो किसकी होती है ट्रांस की कम होती है सिस की? तो ज़्यादा होती है। सिस की तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है। और बैक्टीरिया को तो फ्लूइडिटी घटानी है ना, तो इसका मतलब सिस को किस में चेंज कर देगा, सिस को ट्रांस फॉर्म में चेंज कर देगा। जो उसका फैटी एसिड था मेम्ब्रेन में उस सिस फॉर्म को ट्रांस फॉर्म में चेंज कर देगा। तो ये चार ऑप्शन है, इनको वो कैसे भी दे सकता है। अब आपके सामने ऑप्शन डाल देगा, एक ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है अभी तो चार ऑप्शन सही हैं, लेकिन वो क्या करेगा कोई एक ऑप्शन आपके सामने मिस्टेक कर देगा। वो क्या कर सकता है यहाँ पे ट्रांस को सिस में चेंज कर देगा, है ना, ट्रांसफॉर्म सिस में चेंज होगी। और आपसे बोलेगा एक बैक्टीरिया था उसको 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब बताओ बैक्टीरिया निम्न में से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेगा। तो आप ये क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको कंसेप्चुअली आता होगा, समझ में आ गई बात। तो उस टाइम पे अगर आप एक ऑप्शन डाल देगा ट्रांस सिस में चेंज हो रहा है, इसको अपन क्या करेंगे गलत, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। आ गया समझ में यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं ना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये एक साल में एक बार आता है ना। 2 बार का जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें से एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, अगर एक बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है और उसको एक रिसर्चर उठा के 20 डिग्री सेल्सियस पे डाल दे, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगर कोई बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है और उसको उठा के अपन 20 डिग्री सेल्सियस पे डाल दें, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। इसका जो आंसर है आप किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे ना। और इसकी आगे की वीडियो आपको जल्दी मिल ही जाएगी।